हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 करेंगे, 24 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने किया था आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और राइट टू एजुकेशन किया था हमने आर्टिकल 21A। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 23 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 आपका है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स, यानी कि किसी भी तरह का ह्यूमन, कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है या कोई भी फोर्स्ड लेबर है, उसका ट्रैफिकिंग करना, किसी को फोर्स्ड ज़बरदस्ती काम पे लगाना और उसका पेमेंट ना करना, ये प्रोहिबिट किया गया है हमारे आर्टिकल 23 में, और ये हमारा बन गया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो चलिए क्या बोलता है आर्टिकल 23। इट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि किसी भी तरह के इंसान को, वोमेन हो, आदमी हो, बच्चा हो, उसको उसकी ट्रैफिकिंग करना प्रोहिबिट है। बेगार, बेगार होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर क्या होता है कि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो और उसको काम करने का मन है नहीं, ठीक है, लेकिन मजबूरी में उसको काम करना पड़ रहा है और आप उसका पेमेंट जो है वो भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये हम आगे अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, कोई भी और सिमिलर, जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया। ठीक है, बेगार भी एक काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर ही है, तो बेगार हो गया आपका, बॉन्डेड लेबर हो गया, किसी को भी आप काम करवा रहे हो, फैमिली में बच्चों को काम करवा रहे हो कि आप पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो ये इस तरीके की जो भी लेबर का काम होता है, इसको आप आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दिस राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, आपके फॉरेनर्स हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है, और जो इंडिया के लोग हैं वो तो अवेलेबल हैं ही। ठीक है, बाहर के लोगों से मतलब है कि मान लीजिए आपने जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग होता है उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए। ठीक है, तो नेपाल से आप बहुत सारी औरतों को जो है किडनैप करके, बच्चियों को जो है आप उठा के ले आए, और यहाँ इंडिया में आके आपने कहीं पे उनको कोलकाता में या चेन्नई में या महाराष्ट्र में कहीं पे किसी उस जगह पे जहाँ पे ये काम होता है वहाँ पे उनको बेच दिया गया है। ठीक है, तो बेचने के बाद अगर मान लीजिए वो जैसे तैसे करके बच जाती हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इन सारी चीज़ों से बचाए। बेशक आप कहीं के भी इंसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ इमोरल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कंट्री के सिटीजन को बचाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नॉन सिटीजन का क्या सीन है यहाँ पे। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। ठीक है, स्टेट इस तरीके के काम नहीं करती है, लेकिन अगर करती है तो स्टेट के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट पर्सन, बहुत सारे देखा है ना आपने कि पूरा का पूरा इनका गैंग होता है जो इस तरीके के काम होते हैं ट्रैफिकिंग वगैरह के, या कोई भी और, तो बीच में लोग होते हैं, बहुत सारे गैंग होते हैं, तो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी आपको इसमें जो है प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैफिकिंग का मतलब है आपका किसी भी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, जैसे बेचना, खरीदना, मैन, वुमेन और बच्चा, जो मैंने आपको बताया था। इमोरल ट्रैफिकिंग करना वुमेन्स का और बच्चों का, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं, इमोरल ट्रैफिकिंग के अंदर आपका, जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप कहीं भी किसी भी गांव से, जो गरीब लोग होते हैं एकदम, वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसे का लालच देके आप बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए, जो लोग वेल टू डू हैं उनके घर में काम करने के लिए उनको फुल टाइम के लिए मेड चाहिए होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो बीच वाले जो लोग होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, हिंदी में तो दलाल भी बोलते हैं, और जो मिडल मैन हो या मिडल मैन बोलते हैं, राइट। तो जो ये मिडल मैन होता है उसको पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें फुल टाइम मेड चाहिए है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए
कोई भी चलेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, कम पैसे देने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को, गरीब घर की जो बच्चे होते हैं जो दूर दूर से होते हैं, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भेज दिया, नॉर्थ वालों को साउथ में ले गए, ईस्ट वेस्ट कर दिया और वेस्ट का ईस्ट कर दिया, इस तरीके से ना, ताकि वो घर पे भी ना जा सके अपने, तो उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे फुल टाइम मेड बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ना उनकी पढ़ाई हो सकती है, ना ही उनका जो बचपन है वो छिन जाता है। तो इस तरीके की जो इमोरल ट्रैफिकिंग होती है उसको भी आपका जो आर्टिकल 23 है वो प्रोहिबिट करता है। ठीक है, फिर बोलता है देवदासी सिस्टम। देखिए देवदासी सिस्टम क्या होता है, पहले जैसे बहुत पहले हमारे इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के अंदर जो कुछ कुछ वुमेन्स होती थी और वो वहाँ पे डांस करती थी टेम्पल के अंदर। ठीक है, और उनको बोला जाता था कि ये जो है वो भगवान की स्लेव है, मतलब भगवान के भगवान के लिए काम करेंगी और जो कुछ भी होगा वो ये इधर ही रहेंगी और ऐसे ही काम करेंगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, जो मेन जो प्रेस्ट होते थे, ठीक है, वहाँ पे जो काम करते थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, आपने एक सीरियल भी आया था कलर्स पे, मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो वो देवदासी सिस्टम आपको समझ में आएगा वहाँ पे, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा था, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टेम्पल्स के अंदर वो डांस वगैरह करती थी और वहाँ का जो मेन प्रेस्ट होता है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, और ये जो सिस्टम होता था देवदासी सिस्टम होता था। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंस से पहले ही लेकिन बंद कर दिया गया था, अभी ये ऐसा कोई सीन होता नहीं है। फिर आता है स्लेवरी। स्लेवरी में क्या आता है आपका कि आप किसी के स्लेव बन के रहेंगे, जो आपको काम करने को बोला जाएगा वो आप काम करोगे, वो किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इकोनॉमिकली, सोशली, किसी भी तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो इन सारे जितने भी ये जो एक्ट हैं आपके, इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने बनाया एक एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, उसके बाद बेगार टर्म के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बेगार टर्म जो है उसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि बेगार में फोर्स लेबर होते हैं। आप मान लीजिए आपने जमींदारों से पहले होता था, जो कि हमारे एंशियंट टाइम से बहुत काफ़ी चल रहा था, कि जमींदार होते थे और जो गरीब लोग होते थे। ठीक है, तो जमींदार से मान लीजिए आपने कुछ पैसे उधार ले लिए हैं और आपकी कंडीशन है बहुत ही गरीब के, आप उसका इंटरेस्ट छोड़ो, आप उसकी जो मेन पेमेंट है वो भी वापस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और उस टाइम पे काफ़ी मतलब रुपये को ना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता था और उनका अंगूठा लगवा लिया जाता था, लोग एडुकेटेड थे नहीं। तो इस तरीके से क्या होता था, जब वो अपना पैसा चुका नहीं पाता था, इंटरेस्ट चुका नहीं पाता था, तो ये जमींदार लोग थे वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि ठीक है तू मेरा पैसा चुका नहीं पा रहा है तो आके मेरे खेतों में काम कर और मैं इसके बदले तुझे पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तो जब आप पैसे दे नहीं रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका जो पैसा है, उसका जो पूरा पेमेंट है, इंटरेस्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या होता था ना, ये जो चीज़ थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी कि बाप ने अगर पैसा लिया है तो उसका बेटा भी फिर स्लेव बन जाता था जमींदारों का, कि वो भी उनके खेतों में काम करेगा बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, समझ में आया इतना आपको। फिर आर्टिकल जो 23 है वो बॉन्डेड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। फोर्स लेबर मीन्स के किसी भी इंसान को आप उसकी विल के अगेंस्ट काम करने पे फोर्स कर रहे हो। इसके सिर्फ फिजिकल और लीगल फोर्स ही नहीं, बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, फिजिकली क्या होता है, फिजिकली का मतलब है कि उसका मन नहीं है लेकिन आपको जबरदस्ती भेज रहा है, अरे जाओ जाओ काम करो, ऐसे टाइप से। ठीक है, लीगल फोर्स मतलब लीगली, जैसे आपने सिग्नेचर करवा लिए हैं कि अच्छा ठीक है आप मेरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तो ये लीगल काम भी कर लेते थे वहाँ पे, कि ताकि उनके ऊपर कोई केस ना हो। ठीक है, तो जो लोग मिनिमम वेज में काम कर रहे हैं या लेस देन मिनिमम वेज में काम कर सकते हैं, तो ये कंपल्शन होता था आपका इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस का। फिर इन सारी चीज़ों को आपका ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे आपके
एक्ट बनाए, ठीक है। और एक्ट कौन कौन सा बनाया? बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 वर मेड। तो ये सारे, ये जो 3 एक्ट थे, 3 से 4 एक्ट जो बनाए गए थे, ये बनाए गए ताकि इनकी जो हमारी लेबर क्लास है उनकी कंडीशन जो है वो सुधर सके, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 23 के अंदर आपका एक, अब इस प्रोविजन में एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कभी नेशनल सिक्योरिटी या कभी ऐसा हुआ, ऐसी कंडीशन आई कि हमारे नेशन को ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो स्टेट है आपकी, वो आपके ऊपर कंपल्सरी सर्विस जो आपका होता है उसको इम्पोज कर सकती है, ठीक है। मिलिट्री में, सोशल सर्विस में, इस तरीके की चीज़ों में आपको कंपलसरी सर्विस जो है वो इम्पोज की जा सकती है बाय स्टेट। अब कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए सारे जो हेल्थ वर्कर हैं आपके, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं और बचे ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा, आपको स्टेट बोलेगी कि हर घर से एक जो इंसान है वो एज ए हेल्थ वर्कर काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है स्टेट इम्पोज कर सकती है। मिलिट्री सर्विस में भी अगर मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि आपकी, वैसे तो हमारी मिलिट्री अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके जो मिलिट्री है वो, उसमें लोग कम पड़ रहे हैं और उनको और चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर घर से आपके एक जो है आर्मी में जाने के लिए एक बंदे को चुना जाए, ठीक है। फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, और ये इसमें आपको पे नहीं किया जाएगा। इसमें सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होंगे कि सरकार आपको पे ही नहीं कर सकती है, तो ये इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, अंडरस्टैंड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, और कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज़ को जो है इम्पोज कर सकती है स्टेट, क्या आपका एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 के अंदर, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोलता है कि स्टेट इसमें आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, किन ग्राउंड्स पे? ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, यानी कि आपका धर्म, आपका रेस क्या है, आपकी जाति क्या है, ठीक है, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, अपर हो लोअर हो, कोई मैटर नहीं करेगा, इस बेस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 23 हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बोलता है कि इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। तो आर्टिकल 24 जो है आपको अगर किसी भी बच्चे का 14 साल से कम एज है, ठीक है, तो वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन में, या कोई भी जो मतलब हानिकारक जो एक्टिविटी होती है जहाँ पे, जैसे कोल माइन हो गया, ठीक है, आपका रेलवे हो गया, उसके बाद बीड़ी सिगार की फैक्ट्री जो होती है उसमें हो गया, पटाखे की फैक्ट्री हो गया, या और भी कई सारी तरह की जो फैक्ट्री होती हैं जो कि हजार्डस होती हैं, उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं 14 साल से कम का बच्चा, ठीक है। ये प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। फिर बोलता है कि ये सिर्फ ये जो एम्प्लॉयमेंट है, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। ये जो पूरा लाइन है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे ये बोल रहा है, और हार्मलेस और इनोसेंट वर्क ये किस वे में बात कर रहा है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि एक एक्ट बनाया गया 1986 में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो इस एक्ट के अंडर जो है कौन कौन, इसमें ना आपका जो 14 साल से कम का बच्चा है, अगर कहीं भी आपको मिला तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है, अगर वो फैक्ट्री में, माइंस में काम करते हुए मिला तो, ठीक है। तो ये था आपका एक्ट 1986। लेकिन इस डायरेक्शन में और भी कई सारे एक्ट जो हैं
वो पास किए गए, और वो कौन कौन से थे? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, बीड़ी सिगार वर्कर एक्ट 1966, और भी बहुत सारे सिमिलर जो एक्ट है वो पास किए गए पार्लियामेंट के थ्रू, ताकि बच्चों को वहाँ से प्रोहिबिट काम करने से प्रोहिबिशन बचाया जा सके, और उनका जो है एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सके। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब अगर आप काम करोगे, ठीक है, आप 14 साल से कम एज के हो, और वो छोड़ दीजिए, कोई भी बच्चा है अगर वो काम करता है किसी भी फैक्ट्री में या माइंस में, या एज ए लेबर काम कर रहा है किसी भी खेत में, तो अगर आप काम कर रहे हैं आपके पास, और स्कूल टाइम में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो। पढ़ाई आपका तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अगर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और उन्होंने एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड को बनाया, ठीक है, कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है मिल गया इस तरीके से, अगर हर कोई भी बच्चा अगर एम्प्लॉयड हुआ, एक इंसान की जगह पे अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयड हुआ, तो जो एम्प्लॉयर है उसको 20,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा, किसमें? चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाइम टाइम पे ये भी डायरेक्शन दिया है कि आप बच्चों के एजुकेशन को इम्प्रूव करिए, हेल्थ को इम्प्रूव करिए, और न्यूट्रिशन पे बच्चों के ध्यान दीजिए, ताकि बच्चों की जो है अच्छे से उस टाइम पे जो बोलते हैं कि एक अच्छे से परवरिश हो सके, और उसके बाद वो अच्छे से अपना डिसीजन खुद ले सके कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 को बनाया गया, और उसके अंदर एक टू प्रोवाइड एक इस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रंस कोर्ट। यानी कि देखिए, नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे जब आपका नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन को, और ये क्या काम करता था, यहाँ पे चिल्ड्रन का राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और एक चिल्ड्रन कोर्ट भी यहाँ पे बनाया गया, ताकि किसी भी तरीके का चिल्ड्रन का राइट्स अगर वायलेट हो रहा है या कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्पीडी ट्रायल जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। अब 2006 में गवर्नमेंट ने जो ये आपका वर्कर बिजनेस और जो होटल ढाबा रेस्टोरेंट में जो बच्चे काम करते थे उसको बैन कर दिया गया था, 14 साल से कम बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई फादर है और उसकी चाय की टपरी है, टी शॉप है, और बच्चा पढ़ाई करने के बाद आपका स्कूल टाइमिंग जो है आपकी उसमें काम नहीं कर रहा है, उसमें वो स्कूल में जाता है, उसके बाद वो आके आपकी हेल्प करता है, अपने फादर की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ आपका आर्टिकल जो 24 है उसको वायलेट नहीं कर रही है, ठीक है। ये होता है हार्मलेस वर्क, जो ऊपर लिखा हुआ था ना कि इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। तो ये होता है आपका हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। ये नहीं कि आप स्कूल टाइमिंग के अंदर जो है आप बच्चों को शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, रिसोर्ट्स, पार्टीज, टी शॉप्स, होटल्स में, ढाबा में, देखा होगा आपने कितने सारे बच्चे काम करते हैं, तो वो आपका जो स्कूल टाइमिंग है उसके अंदर आपका ये बैन किया गया कि ये काम नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके आर्टिकल 21A के अंदर, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। और पेरेंट्स का, अगर पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया तो उन पे भी जो है कार्रवाई हो सकती है कि आपने बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं भेजा, आप काम क्यों करा रहे हो, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी आपका आ जाता है उसके बाद कि ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, किस में बनती है? आप आर्टिकल का नाम बताओ मुझे, क्योंकि मैंने ये आपको करवाया था, कल ही कराया था, कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है राइट टू एजुकेशन की, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर
डीपीएसपी में भी आपका एजुकेशन के बारे में बात की गई है बच्चों के कि स्टेट प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में ये कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए ये आपकी ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, इंडिया के हर सिटीजन की ड्यूटी बनती है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल है। उसके बाद ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है, जो आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 था, उसको अमेंड किया गया 2016 में, और उसको रिनेम कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको रीनेम दे दिया गया, और इस तरीके से हमारी जो बहुत सारी चीज़ों को से बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है। देखिए, आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, जो बच्चों के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे हमारे सोशल सोसाइटी के जो हैं लोग हैं जो बच्चों को काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्रैफिक सिग्नल पे जो है, एक वो खुद ही 12-13 साल की बच्ची होती है, एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ में होता है जो सो रहा होता है, और वो कभी नहीं उठता है, हमेशा वो सोया ही रहता है और पैसे मांगते रहते हैं वो लोग। तो आप प्लीज़ इस तरीके के काम ना करें। आप बच्चों को, कोई भी बच्चा आपको दिखता है कुछ भी होता है तो आप उनको पैसे ना दें, क्योंकि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार तो कर ही रही है, लेकिन आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी भी तो ड्यूटी है अपने देश के लिए कुछ करने की। तो इस तरीके की चीज़ों को आप बढ़ावा ना दें। इस चीज़ को बढ़ावा ना देने के लिए आपको उनको पैसे देने नहीं देना है, आपको कोई दया नहीं करनी है उन पे, क्योंकि ये पूरा एक रैकेट होता है जो बड़े बड़े शहरों में चलता है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको लेक्चर आर्टिकल 25 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने हमारे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप बैक टू बैक जो है रिवाइज करते रहिए। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछते हैं। फंडामेंटल राइट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्या एक्सेप्शन है, क्या आपका जो आर्टिकल है वो बोल रहा है, ठीक है, क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है स्टेट लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।